हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको कराऊंगा पीजीबीपी की अमेंडमेंट। पीजीबीपी की एक अमेंडमेंट जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे और वो है सेक्शन 32AC। देखिए, सेक्शन लास्ट ईयर ही बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था और इस सेक्शन में रूल ये था कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरीज में एक्सीड करती है, बहुत सारे बच्चे इसको 100 करोड़ लर्न कर लेते हैं, एक्चुअली इट इज एक्सीडिंग 100 करोड़। ध्यान देने वाली बात यह है, इफ द इन्वेस्टमेंट इज एक्सीडिंग 100 करोड़ तो जो भी आपकी कॉस्ट है उसका 15% आपको डिडक्शन मिलती है 32AC में। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन के अलावा है ये, है ना। प्लांट एंड मशीनरीज पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलता है, तो दिस 15% इज लाइक द थर्ड यू कैन से डिडक्शन फॉर दिस। बट इन एनी केस 32AC जो है वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस फॉर्म में है, इट इज नॉट डेप्रिसिएशन अलाउंस। तो मैं पहले जो लास्ट ईयर प्रोविजन था यानी असेसमेंट ईयर 14-15 वो लॉ आपको बताता हूं ताकि आप समझ पाएं कि अब लेटेस्ट क्या आया है। सो जो लास्ट ईयर लॉ था वो ये था कि अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा है तो 15% जो है वो आपको उस इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए सपोज अगर आपने 120 लाख यानी 120 करोड़ इन्वेस्ट किया है, सो 120 का 15% 18 करोड़ जो है आपको बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा। यानी ये बहुत ही बड़ी कंपनीज आप समझ सकते हैं जो 100 करोड़ से ज्यादा एक साल में प्लांट एंड मशीनरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए सेक्शन आया था। सातवें सेक्शन में ये बात भी थी कि अगर लास्ट ईयर यानी कि 13-14 में पूरी इन्वेस्टमेंट ना हो, मैं इसको टाइप कर देता हूं, तो फाइनेंशियल ईयर वाइज मैं इसको बता रहा हूं कि फाइनेंशियल ईयर 13-14 प्लस फाइनेंशियल ईयर 13-14 प्लस फाइनेंशियल ईयर 14-15 इन दोनों में मिलाकर भी अगर एक्सीड्स करता है, इफ द इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स ₹100 करोड़ तो भी ये डिडक्शन जो है वो मिलनी थी। कहने का मतलब ये है कि लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 13-14 में अगर 100 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो भी डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर दोनों का मिलाकर भी 100 करोड़ से ज्यादा है तो भी मिल जाएगी। लेकिन फिर ऑब्वियसली लास्ट ईयर क्योंकि अगर अप टू इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है या उससे लेस है तो फाइनेंशियल ईयर 13-14 में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, फिर जो भी डिडक्शन मिलेगी वो नेक्स्ट ईयर में मिलेगी। मैं इस बात को भी टाइप कर रहा हूं, इफ इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 13-14 इज ₹100 करोड़ और लेस देन नो डिडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 13-14 यानी असेसमेंट ईयर 14-15। कहने का मतलब यह है कि अगर 2 सालों में मिला के 100 करोड़ क्रॉस कर रहा है तो डिडक्शन मिलेगी 15%, लेकिन फिर दूसरे साल में मिलेगी। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 13-14 इज से ₹57 करोड़, तो इस साल तो कुछ मिलेगी नहीं। देन पुराने प्रोविजन के हिसाब से अगर फाइनेंशियल ईयर 14-15 में आपने और इन्वेस्ट कर दिए सपोज ₹73 करोड़, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी 57 प्लस 73। इस साल आपकी टोटल मिला के आ रहा है 57 प्लस 73 130 करोड़। तो इस साल जो आपको फिर 32AC इसमें मिलना है वो हो जाएगा 130 करोड़ का 15%, तो इट इज कमिंग टू 19.5 करोड़। ये इसका रूल है। आई थिंक द पोजीशन इज क्लियर नाउ। अब असेसमेंट ईयर 15-16 में क्या है, व्हाट्स न्यू? नया ये है कि अब जो ओल्ड यू कैन से ओल्ड बेनिफिट था दैट रिमेन्स एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब इन्होंने ये कर दिया कि इफ न्यू इन्वेस्टमेंट exceeds new investment in plant and machinery, I mean new investment plant and machinery exceeds ₹25 करोड़, लिमिट एक तरह से 100 करोड़ से घटा के 25 करोड़ कर दी है, then also eligible for deduction। अच्छा, लास्ट ईयर जब ये सेक्शन लाए थे तब सिर्फ 2 साल के लिए लाए थे, यानी लास्ट ईयर एंड करंट ईयर 14-15। अब इसको 2017 तक कर दिया इन्होंने, 31 मार्च 2017 31 मार्च 2017 तक इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। खैर, फिलहाल जो मेरी बात हमें समझनी है वो ये है कि अब ये लिमिट 100 करोड़ की जगह अगर 25 करोड़ से ज्यादा भी है
तो भी डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। जैसे मान लेते हैं अगर किसी ने फाइनेंशियल ईयर 14-15 में से इन्वेस्टमेंट जो की है दैट इज रुपीज से 30 करोड़, इट इज एक्सीडिंग 25 करोड़, तो जो इसमें डिडक्शन मिलेगी दैट विल बी लाइक 30 करोड़ एट द रेट 15%। आई थिंक इसमें कोई मुश्किल आपको समझ में नहीं हो रही होगी। तो ये आ रहा है 4.5 करोड़, इतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 32AC। सिंपल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट ईयर ये प्रोविजन था कि 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने पर ही 15% की डिडक्शन मिलेगी। एक रिलैक्सेशन ये था कि अगर इस साल नहीं हो पा रही तो 2 साल में मिलाकर भी अगर 100 करोड़ किया है तो भी मिलेगा। अब लेटेस्ट जो लॉ आया है फाइनेंशियल ईयर 14-15 के लिए, यानी आपके एग्जाम के लिए, असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए, कि अगर 25 करोड़ से ऊपर भी इन्वेस्टमेंट है तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जो लास्ट ईयर का प्रोविजन था और इस साल का प्रोविजन था उसमें एक साल बीच में कॉमन पड़ रहा है जो कि हमारा वाला है फाइनेंशियल ईयर 14-15, दैट इज द कॉमन ईयर। फिर क्या होगा? होना कुछ नहीं है जी, या तो पुराने सेक्शन के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा या नए सेक्शन के हिसाब से। ऑब्वियसली सिंगल इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर बोथ द बेनिफिट्स, है ना। मैं इसको टाइप भी कर रहा हूं, सिंगल इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर डबल बेनिफिट, ये हो नहीं सकता। तो इसका मतलब द बेनिफिट विल बी, जो भी बेनिफिट मिलना है दैट बेनिफिट विल बी ईदर एज पर ओल्ड सेक्शन, उसमें भी मिल जाएगा, वो खत्म नहीं हुआ है, और एज पर न्यू प्रोविजन, दोनों में से एक ही मिलेगा। बट इन एनी केस दोनों में सेम ही है बात, 15% डिडक्शन मिलनी है, नथिंग न्यू। चलिए इसको इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने कुछ फिगर्स भी आपके लिए टाइप करके रखी हैं। अब इसको समझते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखें, इस समय जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो लास्ट ईयर उसका 75 की इन्वेस्टमेंट थी, करंट ईयर में उसने 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। मैं इसको लिख देता हूं, ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरीज एंड इट इज इन करोड्स। ठीक है। सो लास्ट ईयर उसने 75 का इन्वेस्टमेंट किया, अभी 25, टोटल हो गया 100। अगर हम पुराने लॉ के हिसाब से चलें तो 100 टोटल होने पर डिडक्शन नहीं मिलती, क्योंकि 100 क्रॉस होना चाहिए। अगर हम नए के हिसाब से चलें तो भी 25 होने से डिडक्शन नहीं मिलती, 25 क्रॉस होना चाहिए। तो इसलिए इसको दोनों ही सालों में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, बात खत्म। ठीक है। दूसरा पकड़ते हैं। इस बार लास्ट ईयर इसने 80 किया तो 80 वाले ईयर में नहीं मिलेगी, क्योंकि 100 करोड़ क्रॉस नहीं किया। अब पुराने प्रोविजन के हिसाब से 80 और 40 मिला के हो गया 120। तो इस बार यहां 120, क्योंकि 100 से ऊपर हो गया, तो 120 पर जो है इसको मिल जाएगा, इट इज कमिंग टू 18 करोड़। आप सोचेंगे सर कि इस बार जो 40 था उस पर, तो मैंने आपको पहले बोला ना, या तो पुराने के हिसाब से मिलेगा या नए के हिसाब से मिलेगा। तो ये 40 नए के हिसाब से एलिजिबल हो सकता था, लेकिन जब पुराने के हिसाब से मिल ही गया 15%, तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर पुराने को हम छोड़ के सिर्फ नए पे चलें तो नुकसान होगा, क्योंकि 40 का 15% तो आ रहा है 6 करोड़, जबकि इसमें मिल रही है 18। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द एसएससी कि वो पुराने सेक्शन के हिसाब से, पुराने सबसेक्शन के हिसाब से बेनिफिट ले ले। अब तीसरी सिचुएशन पे चलते हैं। इसमें लास्ट ईयर उसने 120 किया था, तो डेफिनेटली लास्ट ईयर ही उसको डिडक्शन मिल गई होगी 120 पे। तो इट इज 120 का 15%, ये हो गया 18। 120 एट द रेट 15%, दैट इज 18 करोड़ की इसको लास्ट ईयर मिल गई होगी। और क्योंकि ये 100 से क्रॉस कर गया, तो इसलिए इस 20 की फिगर पर भी इसको करंट ईयर में डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। तो इट इज 20 इंटू 15%, दैट्स 3। ठीक है। यानी कि अगर 100 करोड़ हो जाए पुराने प्रोविजन के हिसाब से, तो दोनों सालों में फिर जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको 15% 32AC मिलता है। चलिए अब अपन फोर्थ केस पे चलते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट है 60 करोड़ की, ऑब्वियसली इट इज लेस देन 100, तो लास्ट ईयर तो इसको मिला नहीं, नील। ठीक है। अभी अगर अपन नए प्रोविजन में चलें तो नए में 25 को क्रॉस कर गया 40, तो फाइनेंशियल ईयर 14-15 में इसको मिल जाएगा, दैट इज 40 एट द रेट 15%। ये 6 करोड़ इसकी डिडक्शन जो है वो बनती है, बिल्कुल सही। ठीक है। अब उस वाले केस में चलते हैं, नील, इसने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं थी लास्ट ईयर, तो इसमें कोई मिलेगा नहीं इसको। और इस साल 60 क्या है, तो ये रिपीट ही हो रहा है, अब तो सिर्फ
60 पे भी 15% इसको मिल जाएगा, 9 करोड़ आना चाहिए। यस, 9 करोड़ इसको जो है इन्वेस्टमेंट पर डिडक्शन मिल जाएगी। सो आई होप कि आपको 32AC बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 32AC की जो प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से लास्ट ईयर तक अगर 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो डिडक्शन मिलती थी। अभी इस लिमिट को 25 करोड़ कर दिया है, और इन्वेस्टमेंट के लिए जो टाइम दिया गया है वो भी अप टू 31 मार्च 2017 कर दिया, जबकि लास्ट ईयर तो जो सेक्शन आया था 32AC वो 2 ही सालों के लिए आया था, फाइनेंशियल ईयर 13-14 एंड 14-15। So this is a minor change in the PGBP. There are few more I will cover in the next videos. तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है कि ये जो लिमिट थी 100 करोड़ की वो भी 25 करोड़ कर दी है, और जो बेनिफिट है वो या तो पुराने सेक्शन के हिसाब से मिलेगा या नए सेक्शन के हिसाब से मिलेगा। थैंक यू। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अमेंडमेंट अभी तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये वाली वीडियो तो मैं यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, लेकिन बाकी की अब जो इसके अलावा जो अमेंडमेंट की वीडियोज हैं उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, और इसका कोई बहुत नहीं, नॉमिनल से एक अमाउंट में रख रहा हूं। ऑल अमेंडमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स में काफ़ी चेंजेस हैं, तो ऑल अमेंडमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का जो वीडियो है वो आपको मैं भेज दूंगा यहाँ से। जस्ट आप ₹500 का पेमेंट जो है करके इसको ले पाएंगे। और वीडियो खरीदने के लिए आप जो है इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, और इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप फेसबुक पेज पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, या हो सकता है डेली आपके पास व्हाट्सएप आ रहा हो तो उस नंबर पर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से रहेगा। और बाकी जहां तक असाइनमेंट का सवाल अमेंडमेंट्स का, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। इस वेबसाइट पर एक आपको सेक्शन दिखेगा आगे चल के फ्री असाइनमेंट्स करके, तो उसमें मैंने ये दोनों डाल रखे हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के। वहां से आप इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कोई दिक्कत है तो फेसबुक पेज पे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।